नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये कक्षा 7 का सेशन है। कक्षा 7 का सेशन है, सामाजिक विज्ञान से है। पृथ्वी और हमारा जीवन, पाठ 4, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, बाह्य कारक। सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी और हमारा जीवन से पाठ 4। पाठ का नाम है धरातल के रूप बदलने वाले कारक, बाह्य कारक। तो चलिए इस पे हम आपसे वार्ता करते हैं। इस पाठ से जितने प्रश्न बन सकते थे उतने प्रश्न मैं बनाया आपके पास भेज रहा हूँ, और जो आपकी पाठ पुस्तक में अभ्यास में दिया गया है उन प्रश्नों का भी हल करके उत्तर, क्वेश्चन आंसर, जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके सही जवाब देने का प्रयास किया हूँ। तो जो मैं क्वेश्चन बनाया उसका उत्तर, जो आपकी पाठ पुस्तक में अभ्यास में क्वेश्चन है उसका उत्तर इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से आपके पास भेज रहा हूँ। तो चलिए अब इसका पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह बल जो धरातल के अंदर कार्य करता है क्या कहलाता है? वह बल जो धरातल के अंदर कार्य करता है क्या कहलाता है? आंतरिक बल, बाह्य बल, भूकंप या ज्वालामुखी? प्रश्न नंबर 1, वह बल जो धरातल के अंदर कार्य करता है क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या होगा भाई? आंतरिक बल। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, जो बल धरातल के ऊपरी भाग में कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? जो बल धरातल के ऊपरी भाग में कार्य करता है क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है, भूकंप कहलाता है, बाह्य बल कहलाता है या आंतरिक बल कहलाता है? प्रश्न नंबर 2, जो बल धरातल के ऊपरी भाग में कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सी सही उत्तर होगा, बाह्य बल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, भूपटल पर किन शक्तियों के कारण परिवर्तन होता है? भूपटल पर किन शक्तियों के कारण परिवर्तन होता है? आंतरिक बल के कारण परिवर्तन होता है या बाह्य बल के कारण परिवर्तन होता है या दोनों के कारण परिवर्तन होता है या कोई नहीं सही है? प्रश्न नंबर 3, भूपटल पर किन शक्तियों के कारण परिवर्तन होता है? तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, दोनों के कारण। यानी कि बाह्य बल और आंतरिक बल और बाह्य बल दोनों बल के कारण भूपटल पर परिवर्तन होता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, भूपटल के ऊपर तोड़ फोड़ की जाती है, किस शक्ति के कारण ऐसा होता है? प्रश्न नंबर 4, भूपटल के ऊपर तोड़ फोड़ की जाती है, किस शक्ति के कारण ऐसा होता है? तो पृथ्वी की बाह्य शक्ति द्वारा होता है ऐसा, या पृथ्वी की आंतरिक शक्ति द्वारा, या अपक्षय द्वारा,
या अपरदन द्वारा। प्रश्न नंबर 4, भूपटल के ऊपर तोड़ फोड़ की जाती है, किस शक्ति के कारण ऐसा होता है? तो ये होता है भूपटल के ऊपर तोड़ फोड़ जो होती है वो होते पृथ्वी की बाह्य शक्तियों के कारण। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी पर टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 5, अनाच्छादन कहा जाता है, या अपक्षय कहा जाता है, या अपरदन कहा जाता है, या निक्षेपण कहा जाता है? प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी पर टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, अनाच्छादन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 6, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं, अपरदन कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, या अनाच्छादन कहते हैं? प्रश्न नंबर 6, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय, अपरदन, अनाच्छादन। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर सही होगा अपक्षय। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, अपक्षय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं भाई। हवा भी अपने प्रभाव से चट्टानों को तोड़ फोड़ देती है। हवा भी अपने प्रभाव से चट्टानों को तोड़ फोड़ देती है। इस प्रकार टूटने को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 7, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, या मानवीय अक्षय? प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही होगा, भौतिक अपक्षय। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, खनिजों के सम्मिश्रण से जो चट्टानें टूटने लगती हैं उसको क्या कहते हैं? खनिजों के सम्मिश्रण से जो चट्टानें टूटने लगती हैं उसको क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 8, रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, या मानवीय अपक्षय? प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा रासायनिक अपक्षय। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर रासायनिक अपक्षय। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9,
पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव के द्वारा जो चट्टानें टूटती हैं, कमज़ोर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव के द्वारा जो चट्टानें टूटती हैं, कमज़ोर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जैविक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय या ज्वालामुखी एवं भूकंप कहा जाता है? प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा जैविक अपक्षय। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर जैविक अपक्षय। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखें। जब प्रवाहित जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी आदि शक्तियाँ चट्टानों में तोड़ फोड़ करती हैं तथा परिवहन द्वारा उन्हें दूसरी जगह ले जाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 10। जब प्रवाहित जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी आदि शक्तियाँ चट्टानों में तोड़ फोड़ करती हैं तथा परिवहन द्वारा उन्हें दूसरी जगह ले जाती हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं, या अपक्षय कहते हैं, या निक्षेपण कहते हैं, या अपरदन कहते हैं? प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऐसी क्रिया को अपरदन कहते हैं भाई। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। किसी स्थान पर बहाकर लाए गए मलबे का एकत्र होना क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 11। किसी स्थान पर बहाकर लाए गए मलबे का एकत्र होना क्या कहलाता है? ज्वालामुखी, मृदा अपरदन, आच्छादन या निक्षेपण? प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ये निक्षेपण कहलाता है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12। जल का बहता रूप क्या कहलाता है? जल का बहता रूप क्या कहलाता है? नदी कहलाता है, सरता कहलाता है, दोनों कहलाता है? कोई नहीं सही है। प्रश्न नंबर 12। जल का बहता रूप क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा दोनों कहलाता है, यानी नदी भी कहलाता है और सरता भी कहलाता है। प्रश्न नंबर 12। जल का बहता रूप नदी भी कहलाता है, सरता भी कहलाता है, तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13। नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा कर देती है, तो किस प्रकार की घाटी का निर्माण होता है? प्रश्न नंबर 13। नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा कर देती है, तो किस प्रकार की घाटी का निर्माण होता है? बी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, गार्ज या जलप्रपात? तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा बी आकार की घाटी। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14। जब बी आकार की घाटी गहरी एवं सकरी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब बी आकार की घाटी गहरी एवं सकरी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? यू आकार की घाटी कहा जाता है, या डेल्टा कहा जाता है,
या गार्ज कहा जाता है या जलप्रपात कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, बी आकार की घाटी गहरी एवं सकरी जब होती है तो उसे कहा जाता है गार्ज। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15, जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है। डेल्टा कहा जाता है, विसर्प कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है या गार्ज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आए। प्रश्न नंबर 16, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल कहाँ स्थित है। दक्षिणी अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, सोवियत रूस में, ब्रिटेन में। प्रश्न नंबर 16, तो भाई ये अफ्रीका नहीं है, ये अमेरिका है। अमेरिका है। ये दक्षिणी अमेरिका है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में या सोवियत रूस में या ब्रिटेन में। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, दक्षिणी अमेरिका में। प्रश्न नंबर 16 का सही ऑप्शन ए होगा, दक्षिणी अमेरिका में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, नदियाँ जब सीधे मार्ग पर ना चलकर नदियाँ जब सीधे मार्ग पर ना चलकर टेढ़ी मेढ़े रास्तों पर बहने लगती हैं तब इनको क्या कहा जाता है। नदियाँ जब सीधे मार्ग पर ना चलकर टेढ़ी मेढ़ी रास्तों पर बहने लगती हैं तब इन्हें क्या कहा जाता है। विसर्प कहते हैं या जलप्रपात कहते हैं या डेल्टा कहते हैं या गार्ज कहते हैं। प्रश्न नंबर 17, नदियाँ जब सीधे मार्ग पर ना चलकर टेढ़ी मेढ़ी रास्तों पर बहने लगती हैं तब इन्हें विसर्प कहते हैं। विसर्प। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, विसर्प। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, नदी के सागर में गिरने के पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है। इससे किसका निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 18, नदी के सागर में गिरने के पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण
नदी के मलबे का निक्षेपण होता है। इससे क्या निर्माण होता है? इससे किसका निर्माण होता है? प्रश्न नंबर 18, डेल्टा का निर्माण होता है, विसर्प का निर्माण होता है, जलप्रपात का निर्माण होता है या गार्ज का निर्माण होता है? प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा, इससे डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, सुरंग की छत पर जहां पानी टपकने से चूना जमा हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? सुरंग की छत पर जहां पानी टपकने से चूना जमा हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट या हेलेक्टाइट या हिमोड़ कहा जाता है? प्रश्न नंबर 19, सुरंग की छत पर जहां पानी टपकने से चूना जमा हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, स्टेलेक्टाइट के नीचे गुफा की सतह पर भी एक खंभे जैसा आकार जिसका नीचे आधार चौड़ा और ऊपर का भाग पतला होता है बन जाता है, इसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 20, स्टेलेक्टाइट के नीचे गुफा की सतह पर भी एक खंभे जैसा आकार जिसका नीचे आधार चौड़ा और ऊपर का भाग पतला होता है बन जाता है, इसे क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं या वी आकार की घाटी कहते हैं या यू आकार की घाटी कहते हैं या स्टेलेग्माइट कहते हैं? प्रश्न नंबर 20, तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, इसे स्टेलेग्माइट कहते हैं भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, कभी कभी स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट आपस में मिले हुए दिखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कभी कभी स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट आपस में मिले हुए देखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बालुका स्तूप या हिमानी कहते हैं या हेलेक्टाइट कहते हैं या बी आकार की घाटी कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उसे हेलेक्टाइट कहते हैं भाई, हेलेक्टाइट। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, चूने की चट्टान वाले क्षेत्र में ऐसी आकृतियाँ पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? चूने के चट्टान वाले क्षेत्र में ऐसी आकृतियाँ पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, कार्स्ट या हिमानी? तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा, चूने की चट्टान वाले क्षेत्र में हेलेक्टाइट जैसी आकृतियाँ पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है कास्ट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23, ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बड़ा हिमखंड ढाल पर खिसकता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बड़ा हिमखंड ढाल पर खिसकता है तो उसे क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं
या वी आकार की घाटी कहते हैं, या यू आकार की घाटी कहते हैं, या हिमोड़ कहते हैं। प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उसे हिमानी कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24। पहले से बनी वी आकार की घाटी को हिमानी किस्में बदल देती हैं। पहले से बनी वी आकार की घाटी को हिमानी किस्में बदल देती है। यू आकार की घाटी में बदल देती है, या हिमोड़ में बदल देती है, या सुरंग में बदल देती है, या डेल्टा में बदल देती है। प्रश्न नंबर 24। पहले से बनी वी आकार की घाटी को हिमानी किस्में बदल देती है। तो ये बदल देती है यू आकार की घाटी में, वी आकार की घाटी को बदल देती है यू आकार की घाटी में। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25। जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो इन्हें क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25। जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो इन्हें क्या कहा जाता है। हिमोड़ कहा जाता है, या जलप्रपात कहा जाता है, या डेल्टा कहा जाता है, या कास्ट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25। जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो इन्हें कहा जाता है हिमोड़। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न आ जाएं। प्रश्न नंबर 26। पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26। पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। छत्रक शिला कहा जाता है, या डेल्टा कहा जाता है, या बालू का स्तूप कहा जाता है, या पुलिन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26। उन्हें क्या कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। बालू का स्तूप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27। पवन के निचले भाग को घींच देती है परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है। पवन यानी हवा, पवन निचले भाग को घींच देती है परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है। छत्रक शिला कहा जाता है, बालू का स्तूप कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है, या जलप्रपात कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इन्हें छत्रक शिला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28। लहरों द्वारा कटाव से खड़ी कगार और जमाव से समुद्र तटों का निर्माण होता है, ऐसे तटों को क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28। लहरों द्वारा कटाव से खड़ी कगार और जमाव से समुद्र तटों का निर्माण होता है, ऐसे तटों को क्या कहा जाता है। पुलिन कहा जाता है, भृगु कहा जाता है, गार्ज कहा जाता है, या विसर्प कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 28
लहरों द्वारा कटाव से, खड़ी कगार और जमाव से समुद्र तटों का निर्माण होता है। ऐसे तटों को कहा जाता है पोलिन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29, समुद्र की लहरों के तट पर बार बार टकराने से तट का निचला भाग, ये निचला भाग है भाई, निचला भाग कट जाता है, लेकिन तट का ऊपरी भाग खड़ा रह जाता है या समंदर की ओर झुक जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 29, समुद्र की लहरों के तट पर बार बार टकराने से तट का निचला भाग कट जाता है, लेकिन तट का ऊपरी भाग खड़ा रहता है या समंदर की ओर झुक जाता है, उसे क्या कहा जाता है? भृगु कहा जाता है, या डेल्टा कहा जाता है, या पुलिन कहा जाता है, या विसर्प कहा जाता है? प्रश्न नंबर 29 का सही ऑप्शन ए होगा, उसे भृगु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 30, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को क्या कहा जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को क्या कहा जाता है? गार्ज कहा जाता है, या पुलिन कहा जाता है, या छत्रकशिला कहा जाता है, या बालू का स्तूप कहा जाता है? प्रश्न नंबर 30, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को क्या कहा जाता है? तो गार्ज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, जहाँ बहती नदी मोड़ बनाती है उसे क्या कहा जाता है? जहाँ बहती नदी मोड़ बनाती है उसे क्या कहा जाता है? गार्ज कहा जाता है, पोलिन कहा जाता है, विसर्प कहा जाता है, या जल प्रपात कहा जाता है? प्रश्न नंबर 31, जहाँ बहती नदी मोड़ बनाती है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, उसे विसर्प कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 32, भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति कौन है? भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति कौन सी है? स्टैलेक्टाइट, यू आकार की घाटी, भूस्तंभ, या वी आकार की घाटी? प्रश्न नंबर 32, भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति कौन सी है? तो भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति है बी आकार की घाटी। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से होता है, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से अपरदन होता है, या अपक्षय होता है, या अनाच्छादन होता है, या भूकंप आता है? तो पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से क्या होता है? भूकंप आता है। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। ये आपकी पाठ्य पुस्तक से जो अभ्यास में प्रश्न दिए रहते हैं उन प्रश्नों को भी इसमें हल करने का प्रयास किया हूँ। पाठ 4, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, बाह्य कारक, बाह्य कारक। अभ्यास, ये अभ्यास से जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया गया है उसको भी हल करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न है,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न क्या क्या है? अपक्षय कितने प्रकार का होता है? जैविक अपक्षय से आप क्या समझते हैं? अपक्षय कितने प्रकार का होता है? जैविक अपक्षय से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? उत्तर होगा अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। उत्तर अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौतिक अपक्षय, नंबर 2 रासायनिक अपक्षय, नंबर 3 जैविक अपक्षय। अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौतिक अपक्षय, नंबर 2 रासायनिक अपक्षय, नंबर 3 जैविक अपक्षय। अब जैविक अपक्षय क्या है ये आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैविक अपक्षय क्या है भाई? जैविक अपक्षय जब हवा द्वारा उड़कर बीज गिर जाते हैं तथा वहाँ पौधा उगने लगता है। ये उगने लगता है भाई, पौधा उगने लगता है। जब हवा द्वारा उड़कर बीज गिर जाते हैं तथा वहाँ पौधा उगने लगता है और धीरे धीरे वृक्ष का रूप लेने पर उसकी जड़ें चट्टानों को कमज़ोर करती हैं, इसे जैविक अपक्षय कहते हैं। तो जैविक 3 प्रकार के, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय की व्याख्या कर दिया। अब आप इसको रोक कर स्किप करके वीडियो को पीछे कर करके लिखेंगे, याद करेंगे, समझेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न खा जल प्रपात कैसे बनते हैं? जल प्रपात कैसे बनते हैं? तो इसका उत्तर है जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। उत्तर है जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न गा बालुका। प्रश्न क्या है? बालुका स्तूप क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? प्रश्न गा बालुका स्तूप क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? तो उत्तर क्या है इसका? मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं, उसे बालुका स्तूप कहते हैं। प्रश्न नंबर गा बालुका स्तूप क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? उत्तर है मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीले का निर्माण करते हैं तो उसे बालुका स्तूप कहते हैं। प्रश्न घ डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? प्रश्न घ डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो उत्तर है नदी के सागर में गिरने के पहले
उसके बहने की अधिक गति धीमी पड़ जाती है। बहने की अधिक गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? उत्तर है, नदी के सागर में गिरने के पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। अगले पे आ जाइए। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपरदन अपक्षय क्या है, अपरदन क्या है, ये दोनों में अंतर दिखाना है, अपक्षय और अपरदन में। तो पहला अंतर, अपक्षय में चट्टानें धीरे धीरे कमजोर होकर टूट जाती हैं। अपक्षय के कारण चट्टानें टूटती हैं। अपक्षय क्या है? चट्टानें धीरे धीरे कमजोर होकर टूट जाती हैं। अपक्षय के कारण चट्टानें टूटती हैं। अपरदन क्या है? टूटी चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यह हिमनद के कारण बनती है। प्रश्न नंबर 2 का ये अंतर है अपरदन और अपक्षय और अपरदन में। तो चट्टानें धीरे धीरे कमजोर होकर टूट जाती हैं। अपक्षय के कारण चट्टानें टूटती हैं। टूटी हुई चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। यह हिमनद के कारण बनती हैं। ये अंतर है अपक्षय और अपरदन में। चलिए अगला क्या है भाई, देखते हैं। अब अगला में है खा में वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी में अंतर। वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी में अंतर क्या है भाई? अंतर, वी आकार की घाटी देखते हैं। ये घाटी अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार की होती है, यानी कि ऐसा। ठीक, यह घाटी अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार की होती है। यह नदियों के प्रवाह के कारण बनती है। ये वी आकार की घाटी है। अब यू आकार घाटी क्या है? यह घाटी अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की होती है। यह हिमनद के कारण बनती है। ये दोनों में अंतर है, ये अंतर दिखा रहा हूँ। वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी। वी आकार की घाटी में ये अंतर है, ये घाटी अंग्रेजी की अक्षर, ये घाटी अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार की होती है। ये घाटी अंग्रेजी के अक्षर यू आकार की होती है। यह नदियों के प्रवाह के कारण बनती है। यह हिमनद के कारण बनती है। चलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेशन को बार बार देखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, सब समझ में आपके आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय में अंतर। भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय में अंतर। ये भौतिक अपक्षय है, ये रासायनिक अपक्षय, दोनों में अंतर दिखाना है। क्या अंतर है भाई? भौतिक अपक्षय भौतिक कारणों से होता है। रासायनिक अपक्षय रासायनिक कारणों से होता है। भौतिक अपक्षय भौतिक कारणों से होता है। रासायनिक अपक्षय रासायनिक कारणों से होता है। जिस दिन गर्मी तथा रात में ठंड, जिस दिन गर्मी में गर्मी तथा रात में ठंड पड़ती है,
जहाँ अधिक गर्मी दिन में तथा रात में ठंड पड़ती है वहाँ भौतिक अपक्षय होता है। जहाँ दिन में गर्मी तथा रात में ठंड पड़ती है वहाँ भौतिक अपक्षय होता है। जहाँ अधिक गर्मी और अधिक वर्षा होती है वहाँ रासायनिक अपक्षय होता है। भौतिक अपक्षय भौतिक कारणों से होता है। रासायनिक अपक्षय रासायनिक कारणों से होता है। भौतिक अपक्षय जहाँ दिन में गर्मी तथा रात में ठंड पड़ती है वहाँ भौतिक अपक्षय होता है। जहाँ अधिक गर्मी अधिक वर्षा होती है वहाँ रासायनिक अपक्षय होता है। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़े बनाएं। हिमानी नदी, हिमानी, समुद्री लहरें, भूमिगत जल, पवन। हेलेक्टाइट, डेल्टा, यू आकार घाटी, छत्रशिला, भृगु। तो एक तरफ ये दिया गया है किससे बनता है, दूसरी तरफ ये दिया गया है क्या बनता है। इससे क्या बनता है ये आपको मिलाना है एक दूसरे से। तो चलिए हम मिलान करते हैं आपके सामने। ये आपका प्रश्न हो गया, नदी, हिमानी, समुद्री लहरें, भूमिगत जल, पवन। फिर हेलेक्टाइट, डेल्टा, यू आकार घाटी, छत्रशिला, भृगु। तो इसको हम इस प्रकार मिलाने का प्रयास किए हैं। इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे नदी, डेल्टा, समुद्री लहरें, भृगु, पवन, छत्रशिला, हिमानी, यू आकार की घाटी, भूमिगत जल, हेलेक्टाइट, ये मिला हुआ है। ये उत्तर है आपका, ये मिला दिया हूँ। ऐसा आप समझेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। प्रश्न का है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, बालुका स्तूप, डेल्टा, स्टेलिग्माइट, बिसर। प्रश्न नंबर का, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन है, तो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है बालुका स्तूप। प्रश्न नंबर का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर खा, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है। विघटन कहलाती है, अपरदन कहलाती है, अपक्षय कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर खा, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है अपरदन। प्रश्न खा का ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा। ये आपकी पाठ्य पुस्तक से जो अभ्यास दिया है उसका हल किया जा रहा है। प्रश्न नंबर ग, भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति कौन सी है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति स्टेलेक्टाइट, यू आकार घाटी, भूकंप, या वी आकार की घाटी। प्रश्न ग, भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति कौन सी है, तो ग का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 वी आकार की घाटी। मतलब ये वी अंग्रेजी के अक्षर वी आकार की घाटी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर घ, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से होता है। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से अपक्षय होता है, अपरदन होता है, अनाच्छादन होता है, या भूकंप होता है। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से क्या होता है, भूकंप होता है, भूकंप आता है। प्रश्न नंबर घ का ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा। तो ये जो इस पाठ से जितने प्रश्न बन सकते थे वो प्रश्न बना के आपके सामने भेजा। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया गया है
उसका भी हल इसमें करके आपके पास भेजा। तो आप सेशन को, इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, बस इतने में ही आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।